स्पेशल कवरेज न्यूज, अब सिर्फ खबर। साथियों, आज मुझे 31 साल पहले जब मेरा विवाह हुआ था उसकी याद आ रही है। जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी माताजी जैसे और लोग चाहते हैं कि भाई अपने बच्चे के विवाह में खूब गाना बजाना हो, खूब लोग आए, वो चाहती थी। मैंने बोला कि भाई मैं तो ये सब इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। कोई शोशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाना वाना भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिठाई, एक नमकीन और ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोग आप बुला सकती हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये सब दिखावा, ये जो होता है शादी के समय और दूल्हा दुल्हन को तो एक नमूना बनाकर जोकर की तरह बैठा दिया जाता है, तो मुझे इससे बहुत नफरत थी। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ मुझे लगा कि उसकी सारी कसर, उस समय तो मैंने सब बना कर दिया, उसकी सारी कसर आज निकाल दी गई। देखिए, आनंद जी ने ये बोला कि मेरा बहुत अपमान किया गया और इस वजह से ये ज़रूरी था कि ये सम्मान समारोह किया जाए। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि मेरा कोई अपमान हुआ। देखिए, जब कोई जना कीचड़ उछालता है, कोई बेईमान आदमी बेवजह अगर आपके ऊपर कीचड़ उछालता है या आपका अपमान करता है तो उससे आपका अपमान नहीं होता, सही में उसी का अपमान होता है। तो मुझे कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि मेरा कोई अपमान हुआ। हाँ, बुरा ज़रूर इस बात का लगता है कि जिन लोगों के साथ आप चले थे, बहुत मेहनत करी, कोई ऐसा वाहन बनाने के लिए जो कि इस देश में कोई बड़ा काम करे, सिद्धांत की वैकल्पिक राजनीति खड़ी करे, जब आप उसको टूटता देखते हैं और जिन लोगों के साथ आप चले थे उनको देखते हैं कि भाई वो उन उसूलों से बिछड़ रहे हैं, तब बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन इससे कोई विचलित होने की बात नहीं है। ये सब ज़िंदगी में होता रहता है। हमको तो आगे बढ़ना है, जो हम कर सकते हैं वो करना है। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक वो डॉक्यूमेंट्री क्या, वो जो ABP न्यूज़ ने कोई स्टोरी बनाकर चलाई थी, वो भी दिखाई गई। आनंद जी ने भी बहुत कुछ कहा, नंदिता जी ने भी बहुत कुछ कहा। देखिए, मैंने जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, जिस तरह का त्याग जनहित के लिए यहाँ के तमाम लोगों ने किया है, उससे मैंने तो बहुत ही कम थोड़ा त्याग किया। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो कि बहुत तरह से बहुत संपन्न, बहुत वेल कनेक्टेड फैमिली है। और उसकी वजह से मुझे कभी वो सब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को करना पड़ा है। बहुत कठिनाई में उन्होंने अपना जो जनहित के लिए जो काम किया है, अपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत कठिनाई सहकर किया है। मुझे वो सब कठिनाई नहीं फेस करनी पड़ी और मुझे और भी, मैं बहुत लकी था कि मेरे पास मेरे साथ काम करने वाले बहुत अच्छे कोलीग्स, जूनियर, जिसमें से एक दो यहाँ बैठे भी हैं, ये लोग थे जो कि काम तो सारा ये लोग करते हैं, नाम मेरा हो जाता है।
सच बात यही है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पहली बात तो काम वो लोग करते हैं जो केस आपके पास लाते हैं। कभी कोई संस्था लाती है, कोई संगठन लाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले आते हैं, या ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो लोग आते हैं। काम तो वो लोग करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट केस का, उसकी सारी रिसर्च, छानबीन सब वो लोग करते हैं। आप तो उसका एक वाहन होते हैं कोर्ट में उनकी बात रखने का। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो वकील करता है, ये ठीक है कि वो बहुत पैसा नहीं कमाता, कम से कम मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में कोई फीस नहीं चार्ज करता, लेकिन उसको कई फायदे होते हैं। देखिए, पहला फायदा तो ये होता है कि आपको बहुत सारे मुद्दों के बारे में, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले आए तो फिर बांध, इरिगेशन, पावर, इन सब मुद्दों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और बहुत जल्दी ऐसे एक्सपर्ट से जानकारी मिल जाती है जो कि उन मुद्दों के सबसे बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे ही कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब केस लेकर आए तो न्यूक्लियर पावर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह से एक एक करके जैसे जैसे मैं मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट के लेता गया, चाहे वो रिक्शा वालों के हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों के हों, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी, या पूरी मतलब कि बहुत अच्छी जानकारी बहुत जल्दी से मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और ये जन लोकपाल बिल बनाने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सारे पब्लिक इंटरेस्ट केसेस करके हुआ, वो बहुत उपयोगी रहा। इसी तरह से जब हम लोगों के पास कोई मुद्दा आता है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों का हो, रिक्शा वालों का हो, जब आपने वो केस किया होता है उनकी तरफ से, तो उसके सारे पहलू आप पहले ही समझ चुके होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा खैर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आजकल आपका नाम और शोहरत भी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे योगेंद्र जी ने बोला, हम लोग व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं। आनंद जी ने भी बोला कि हम लोग व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं। मुझे समझ में आता है कि आप लोगों का स्नेह ये सब जो सम्मानित करने की ये जो प्रक्रिया हुई, इसकी वजह से हुआ, लेकिन इस सब से हम लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। खासकर पॉलिटिशियंस के साथ तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। और आज जो समारोह हुआ, मुझे लगता है कि उसमें तो पॉलिटिशियन वगैरह के लिए भी इतना ज़्यादा इस तरह का सम्मान वगैरह नहीं होता। खैर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हमको न्यायपालिका का क्या रोल है और क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में समझ लेना चाहिए। देखिए, संविधान में जो उच्च न्यायपालिकाएं हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको मुकदमे सुलझाने के अलावा दो और बड़े बड़े रोल दिए गए हैं। पहला तो ये कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका है उसको अपने दायरे में रखने का, यानी कि अगर वो अपने दायरे से बाहर जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, कानून भी अगर संविधान के खिलाफ बनाते हैं, या कोई दूसरा काम संविधान के खिलाफ या लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उसको रोकने का। और दूसरा, क्योंकि कोर्ट ये मान चुका है कि एवरी पावर इज कपल्ड विद अ ड्यूटी, यानी कि हर शक्ति, जो भी आपको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से, उस पावर की जब इस्तेमाल की जरूरत होती है तो कार्यपालिका की ड्यूटी बनती है कि उस
पावर को इस्तेमाल करके काम करे। जैसे कि कोई अपराध का मामला पुलिस में दर्ज होता है, कोई कंप्लेंट दर्ज होती है अपराध के बारे में, तो पुलिस की ड्यूटी है कि उस पर तहकीकात करके मुलजिम को सजा दिलवाए। अगर वो नहीं कर रही है तो फिर न्यायपालिका का अधिकार ही नहीं, उसकी ड्यूटी है कि वो आदेश दे कार्यपालिका को कि वो काम करे। और इसी पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे ये कोल वाला घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, इसमें कार्यपालिका को, CBI को बोला कि भाई तुम इसमें छानबीन करो, तुम इसमें तहकीकात करो और हम उसकी निगरानी रखेंगे। हम ये देखेंगे कि तुम ठीक से, ईमानदारी से और गहराई से इसकी तहकीकात कर रहे हो। दूसरी बात ये भी हमको समझ लेना चाहिए कि न्यायपालिका को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है। संविधान ये कहता है कि न्यायपालिका सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो, यानी कि सरकार या विधायिका, उसको कोई डायरेक्ट अधिकार ना हो न्यायपालिका को सजा देने का। विधायिका को एक तरह से है, उनको ये दिया गया है कि वो इम्पीचमेंट कर सकते हैं जज को हटाने के लिए, उसका इम्पीचमेंट। लेकिन उसके पहले एक 3 जज की कमेटी बनाई जाती है जो ये तहकीकात करती है कि उस जज ने कोई बेईमानी करी कि नहीं करी। अगर बेईमानी करी है, अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, तभी विधायिका 2/3 बहुमत से दोनों हाउसेस में रेजोल्यूशन पास करके जज को हटा सकती है। वो बहुत मुश्किल से होता है। आमतौर पर तो जो इम्पीचमेंट मोशन जो होता है, जिसको कि 100 विधायक को दस्तखत करना पड़ता है, 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा या 50 मेंबर राज्यसभा के, वही नहीं आप शुरू करवा पाते, जिससे कि वो सारी प्रक्रिया इम्पीचमेंट की शुरू होती है। तो इस वजह से ये हो गया है कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र तो हो गई, न्यायाधीश लोग स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन उनकी जवाबदेही का कोई ठोस प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। और इसके चलते हुए कई जगह हम देख रहे हैं कि न्यायाधीश लोग कई जगह बिल्कुल मनमानी करते हैं, कई जगह बेईमानी करते हैं और उनको पकड़े जाने का कोई तरीका नहीं होता। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हमको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझना पड़ेगा, न्यायपालिका की पूरे कैरेक्टर को देखकर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू कैसे हुआ? आमतौर पर यह माना जाता था कि भाई जब कोई आपस में विवाद होता है, एक नागरिक का दूसरे नागरिक से, या नागरिक का सरकार से, या सरकार का दूसरी सरकार से, उसको सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट्स होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए, न्यायपालिका को ये सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि ये ड्यूटी दी गई है कि नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनको इन्फोर्स करे, उनको प्रोटेक्ट करे। और उन्होंने ये बोला कि उसमें एक अधिकार है आर्टिकल 21, जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ जीने का अधिकार है। उन्होंने बोला आपको जीने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं की जरूरत है, एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं की जरूरत है, जैसे कि न्यूनतम खाना, एक सर के ऊपर छप्पर, न्यूनतम पानी, न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी हैं और ये सब हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब इस अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पर्यावरण, एक ठीक ठाक पर्यावरण होना चाहिए, ये भी आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने माना। फिर उन्होंने बोला कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत जो गरीब होते हैं
जैसे रेड़ी पटरे वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या जो जिनके पास सर पर छप्पर भी नहीं है, जो सड़कों पर सोते हैं, वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सुविधा संसाधन नहीं है कि वो वकील को एंगेज करके कोर्ट में जा पाए। तो कोई भी जना उनकी तरफ से कोर्ट में जा सकता है और जनहित में इन लोगों के अधिकारों को की रक्षा करने के लिए कोर्ट में दलील दे सकता है और उसकी कोर्ट सुनवाई करेगा। कई बार जब कोर्ट को लगता है कि भाई किसी ने दलील तो दे दी लेकिन उसने पूरा रिसर्च नहीं किया, मतलब मुद्दा तो सही है, किसी ने राइट टू फूड का मुद्दा उठाया कि भाई लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, इसके लिए कुछ करिए। अब कोर्ट को ये लगता है मुद्दा तो सही है लेकिन जिस आदमी ने उठाया है उसने पूरी तहकीकात नहीं करी, पूरी रिसर्च नहीं करी, पूरा हमको ये नहीं बताया कि भाई इसमें क्या होना चाहिए। तब कभी कभी कोर्ट जो है एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर देता है, कभी कभी एक वकील को अपॉइंट कर देता है जिसको कहते हैं अमाइकस, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कि भाई अच्छा तुम जनहित में बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। कोई एक्सपर्ट लोगों को कई बार कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आप इसकी तहकीकात करके या आप इस पर सोच कर बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन कायदे से तो इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने करी। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट केसेस बहुत तरह के मुद्दों पर आए, लोगों के इस तरह के अधिकारों के ऊपर जिसको कहते हैं कि न्यूनतम सुविधाओं के अधिकार जो हैं उनको लेकर बहुत सारे केसेस आए, चाहे वो फूड, शेल्टर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर। कुछ केसेस आए पर्यावरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, कुछ केसेस आए सिविल लिबर्टीज के बारे में कि भाई ये काला कानून बनाया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको गैर संवैधानिक बताना चाहिए। टाडा उसी तरह से किसी ने बिल्कुल उल्टा फाइल कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इन केसेस में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और टाडा, ये दोनों बिल्कुल काले कानून हैं जिसमें कि बिल्कुल ऐसी ड्रैकोनियन पावर पुलिस अथॉरिटीज को या मिलिट्री अथॉरिटीज को दे दी गई हैं जो कि किसी भी सिविलाइज्ड देश में नहीं मानी जा सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बोल दिया कि नहीं, ये गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और एक ऐसा केस आया जो कि एक कानून बनाया गया था, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स एक्ट, जिसमें कानून में ये लिखा था कि कोई जने को अगर पुलिस ये समझती है कि भाई ये बांग्लादेशी है या कोई दूसरे देश का है और उसको अगर हिंदुस्तान से बाहर निकालना है तो एक ट्राइब्यूनल का गठन करना होगा और ट्राइब्यूनल के पास मामला ले जाना होगा जिसमें कि कुछ जज लोग होंगे और वो तय करेंगे कि भाई ये हिंदुस्तानी है कि बाहर का है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोल दिया कि भाई ये पुलिस को पूरा अधिकार होना चाहिए कि जिसको चाहे बाहर भेज दे। कई बार इसलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप ये पाएंगे कि भाई ज़्यादातर तो कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने पहले जुडिशरी का पूरा थोड़ा सा कैरेक्टर आपको बता दिया कि न्यायपालिका क्या है, इसकी जवाबदेही बिल्कुल है नहीं, क्लास बायस बहुत ज़्यादा है, यानी कि जजेस जो हैं एक ऐसे तबके से आते हैं जहां पर ज़्यादातर जज जो हैं आम आदमी की समस्याओं से कटे हुए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। उसी तरह की उनकी मानसिकता होती है कि भाई ये डेवलपमेंट के लिए बड़े डैम बड़े बांध तो बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी तो होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ जज जो हैं वो
संवेदनशील होते हैं इस पूरे सिस्टम में। और जब कोई इस तरह का केस संवेदनशील जज के सामने आ जाता है तब उसके बहुत अच्छे नतीजे होते हैं। करप्शन के मामले में भी हमने देखा है कि हर तरह के जज होते हैं। ज़्यादातर केस आपके करप्शन के भी ज़्यादातर केस में कुछ नहीं होता, या तो वो डिसमिस कर दिए जाते हैं या फिर सालों साल लंबित रहते हैं। जैसे हमारा स्कॉर्पिन सबमरीन वाला केस है, हाई कोर्ट में 12 साल से लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो लंबित रहते हैं, और कई केस हैं जो तुरंत फट से डिसमिस कर दिए जाते हैं, कुछ तो बगैर सुनवाई के और कुछ सुनवाई के बाद। तो पर कभी कभी, इसीलिए ये जरूरी है ये समझ लेना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और न्यायपालिका एक औजार जरूर है जनहित को आगे बढ़ाने का, जनता के बहुत सारे अधिकारों के लिए लड़ने का, पर्यावरण को बचाने का, भ्रष्टाचार से लड़ने का एक औजार जरूर है। लेकिन ये ऐसा औजार है जिसमें ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें हर बार आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादातर आपको सफलता नहीं मिलेगी, कुछ केसेस में सफलता मिलेगी, और वही केसेस हम सेलिब्रेट करते हैं और मीडिया भी सेलिब्रेट करती है, और लोगों को लगता है कि भाई न्यायपालिका बहुत कुछ ठीक कर रही है, न्यायपालिका में चले जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचना सही नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं कोई भी तरह का, तो पहले आपको उसकी पूरी तैयारी करके जाना होता है। अगर उसमें कुछ सफलता की उम्मीद है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि पहली बात तो आपको उसके सब पहलू, आपको ये कोशिश करनी होती है कि भाई इस मुद्दे पर सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स कौन हैं, हिंदुस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा गहराई से सोचा हुआ है और जो आपको इसके बारे में, इसके सारे पहलू के बारे में बता सके। उसके बाद आपको ये सोचना होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो है, इसका सोल्यूशन क्या है। यानी कि अगर आप सिर्फ ये लेकर जाएं कि भाई इसमें तो बड़ा भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को आप ठीक करिए, इस देश में बहुत भ्रष्टाचार है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं कि बहुत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को ठीक करिए, तो बोलेंगे हाँ भ्रष्टाचार है, हम मानते हैं। तो बोलेंगे हाँ भ्रष्टाचार, आपका आर्टिकल 21 भ्रष्टाचार मुक्त देश होना आपका राइट टू लाइफ भी है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जब तक आप हमको सोल्यूशन नहीं बताएंगे कि भाई इससे कैसे लड़ा जा सकता है। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया कि आपने बोला कि भाई इस 2G मामले में घोटाला हुआ, इसकी जांच नहीं हो रही, इसकी जांच करवाइए सीबीआई से या किसी SIT का गठन करके, वो तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है। जब आप ये बोलें कि अच्छा ये व्यवस्था गड़बड़ है और इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए, तो कोर्ट पूछता है आप बताइए कि व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। कभी कभी जब आप बिल्कुल ठोस मुद्दा लेकर जाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि देखिए सत्येंद्र दुबे का मर्डर हो गया, उसने भ्रष्टाचार उजागर किया था, जिसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक अफसर था, उसमें उसने भ्रष्टाचार उजागर किया और उजागर करने की वजह से उसको मार दिया गया। इसको ठीक करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम जिससे आगे से ना आए, हमारे पास कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सरकार से स्वतंत्र हो, जिसको कोई भी अगर अफसर कंप्लेन करे कि भाई हमारे संस्था में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो उसकी तहकीकात करवाकर उसमें जिसको सजा दिलवानी है दिलवा सके, उसके खिलाफ मुकदमा चलवा सके और उस अफसर को प्रोटेक्शन दिलवा सके। प्रोटेक्शन दो तरीके से कि उसका आमतौर पर जब इस तरह का अफसर कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको उससे भी बचा सके और उसको
फिजिकल प्रोटेक्शन की अगर जरूरत हो वो भी दिलवा सके। तो जब आप कोई ठोस सोल्यूशन लेकर जाते हैं कि भाई अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऐसी संस्था है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सरकार से स्वतंत्र है, तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये अथॉरिटी दे दीजिए कि इस तरह के जो विसिल ब्लोअर्स हैं, जो कंप्लेन करते हैं भ्रष्टाचार अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी बात सुनकर उनकी उस पर तहकीकात करके एक्शन ले सके। तब फिर कोर्ट कभी कभी, हर केस में तो फिर भी कोर्ट एक्ट नहीं करता, बट कुछ कुछ केसेस में, जैसे उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स वाले केस में क्या हुआ, कुछ पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट में गए, प्रकाश सिंह और एनके सिंह वगैरह, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने बोला कि देखिए, पुलिस में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि पुलिस जो है, पुलिस को सरकार इस्तेमाल करती है अपने औजार की तरह, जबकि पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए हर चीज़ की, चाहे वो अपराधों की जांच हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की भी फंक्शनिंग में हो। तो कम से कम जो अपराध की जांच है उसमें तो सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पुलिस स्वतंत्र तरीके से जांच करे। हाँ, पुलिस अगर कोई बेईमानी करे, अगर कोई मानव अधिकार का हनन करे, तो उसके लिए एक स्वतंत्र पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पिछले बहुत सारे सालों से कई कमीशंस, कई आयोग बन चुके थे, उन्होंने सिफारिश करी हुई थी। तो जब ये पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट में ये मुद्दा ले गए कि भाई पुलिस के ढांचे में और सरकार के नियंत्रण में ये सब बदलाव होने चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि हाँ, ये सब बदलाव किए जा सकते हैं और सरकार को करने पड़ेंगे। और अगर कानून बनता है तो कानून बन जाए, लेकिन कानून अगर ना भी बने तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ये सब करने पड़ेंगे। ये दूसरी बात है, अनफॉर्चुनेटली उस फैसले को करीब 9 साल हो गए, 2006 का फैसला है, लेकिन 9 साल में भी उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी ये रही कि उन्होंने आदेश तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने का पूरा काम नहीं किया। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई केसेस में, पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में, आदेश तो बहुत अच्छे हो जाते हैं कि भाई ये करना है सरकार को, लेकिन सरकार फिर भी नहीं करती। तो उसके बाद जब हम कोर्ट में जाते हैं कि भाई इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाइए, इनको जेल में भेजिए, तभी ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तब कोर्ट कई बार कुछ नहीं करती। ये कई बार देखा गया है। कुछ केसेस का मैं आपको उदाहरण दे दूं। देखिए, इस तरह के जब मुद्दे आते हैं, जैसे राइट टू फूड है या राइट टू एजुकेशन है, जिसमें कि कोई ऐसी बड़ी ताकत के ऊपर या कोई बड़े कॉरपोरेट घराने के ऊपर हमला नहीं होता, तब तो कोर्ट जो है ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है। अगर उनको लगता है कि भाई हम ऐसे आदेश देंगे जिससे कि कोई बड़े ताकत को कोई आघात ना पहुंचे और आम आदमी को थोड़ा सुख मिल जाए, उस तरह के आदेश तो कई बार कोर्ट दे देती है, बहुत बार दे देती है, ज़्यादा आसानी से देती है। लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ पर कई बार ऐसा टकराव हो जाता है कि जिसमें एक तरह का जनहित दूसरे तरह के जनहित के साथ टकराव हो गया, जैसे या ऐसे अपैरेंट टकराव हो जाता है। जैसे कई बार ये हुआ कि यहाँ दिल्ली के रिज पर एक वो इको सेंसिटिव एरिया माना गया है कि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं रिज के ऊपर, जो बहुत सालों से बसे हुए थे, जनरेशन से बसे हुए थे, गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी झुग्गियाँ वगैरह बना रखी थी, छोटे छोटे मकान बना रखे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि इनको हटाओ रिज से। उसके बाद फिर ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आ गए। अब ये हुआ कि भाई शॉपिंग मॉल्स इस रिज पर कैसे आ रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं चल सकते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि ये जो क्लास बायस जिसको कहते हैं कोर्ट का, ये सामने आ जाता है कि यानी कि पर्यावरण की वजह से गरीब आदमी को तो हटा दिया जाएगा,
लेकिन जब कोई बहुत ताकतवर जना पर्यावरण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये कई बार हुआ है। जैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला ही केस ले लीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये था कि सरदार सरोवर बांध बगैर किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के, बगैर एनवायरमेंटल स्टडीज करे गए, यानी कि ये नहीं पता लगाया गया था कि भाई इसके क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं इस बांध के पर्यावरण के ऊपर, उसके बगैर स्टडी के इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और डिस्प्लेसमेंट का भी, कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, जो लोग विस्थापित हो रहे थे, उनको बगैर पुनर्वास दिए उनको विस्थापित किया जा रहा था। तो ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो बिल्कुल क्लियरली ये बोल दिया कि हाँ भाई, बगैर इसके एनवायरमेंटल स्टडीज के, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के इस बांध को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बाकी जो दो जजेस थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उसके बगैर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। विस्थापन के बारे में उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, विस्थापन पहले किया जाएगा, लेकिन उसका जब वायलेशन हुआ उन्हीं के आदेश का, तो आज भी केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको नहीं रोक रहे। यानी कि बगैर विस्थापन, बगैर पुनर्वास के विस्थापन होता चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, लेकिन उसको फिर भी नहीं रोका जा रहा। कुछ केसेस पर्यावरण के बेंच में गए, जैसे ये माइनिंग का, गोवा माइनिंग, या ये इसका कर्नाटक में जो ये खदान चल रहे थे लोहे के, जिसमें कि पर्यावरण का भी मुद्दा था और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी खनन बंद कर दिया, करीब करीब 90% खनन बंद कर दिया, काफ़ी लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर दिया। काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि उन केसेस में जो जज बैठे थे, जो बेंच बैठी थी, वो बहुत अच्छे ईमानदार जज थे। अदरवाइज हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में जब आम जजों के सामने जाता है तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। करप्शन के तो खैर आप लोगों को मालूम ही है, ये कोल का 2G वाला कई सारे केसेस हुए। और कुछ केसेस, जैसे मैंने बोला, पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड डील थी, बिल्कुल करप्शन का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। स्कॉर्पिन वाला केस जो है लटका ही चले जा रहा है 12 साल से। बहुत सारे ऐसे केसेस जो मैंने ही फाइल किए हैं जो कि लंबित रह गए। लेकिन फिर भी अगर केस लंबित भी रहता है तो हम देखते हैं कि उसका भी काफ़ी फायदा जनहित में पहुंचाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आजकल एक केस चल रहा है कश्मीर के रेल लिंक का। कश्मीर के लिए जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसमें रेलवे ने एक अलाइनमेंट चूज कर लिया जो यूं वाइंडिंग था, बिल्कुल गलत अलाइनमेंट, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि इसका स्लोप जो है 1/100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि आपको अगर 1 किलोमीटर राइज करना है तो आपकी लाइन कम से कम 100 किलोमीटर लंबी होनी होगी। उसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस कटरा से बनिहाल तक का सिर्फ 56 किलोमीटर था, तो उन्होंने कुछ 120 किलोमीटर की लाइन बना दी यूं। और उसकी वजह से वो लाइन खतरनाक है, क्योंकि वो कर्व टनल से पास होती है। बहुत सारे टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, बहुत महंगी है, अनसेफ है और बना ही नहीं पा रहे। एक रेलवे इंजीनियर था, उसने पूरी स्टडी करके, सारे वर्ल्ड के माउंटेन रेलवे स्टडी करके, एक चीफ इंजीनियर था उसी प्रोजेक्ट का, उसने बताया कि अगर आप सीधी लाइन बनाएं, सीधा टनल बनाएं, तो आपका टनल लेंथ भी कम, आपकी पूरी लेंथ आधी हो जाएगी, स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइन भी बिल्कुल सेफ हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, हर तरह से फायदा है। वो केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट ले गए। हाई कोर्ट ने सबसे पहले आदेश दिया कि अच्छा, आप रेलवे बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दीजिए
और रेलवे बोर्ड आपके रिप्रेजेंटेशन का जवाब देगा। हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसका कोई रीज़न नहीं बताया। हाई कोर्ट ने बोला कि आपको रीज़न बताना पड़ेगा। फिर से हम हाई कोर्ट गए, उन्होंने बोला रीज़न बताना पड़ेगा, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने कुछ रीज़न बताया, फिर हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने बोला कि अब आप नई कमेटी का गठन करिए, और नई कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी, उसमें श्रीधरन साहब एक मेंबर होने चाहिए, क्योंकि श्रीधरन साहब की ऐसी छवि बन गई है देश में कि वो बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, जिन्होंने मेट्रो बनाई थी और उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। श्रीधरन साहब को उस कमेटी में होना चाहिए। उस कमेटी ने अब करीब 4 महीने पहले रिपोर्ट दी, 5 महीने पहले, कि ये जो अलाइनमेंट रेलवे ने बनाया है, जिसको कि 14 साल हो गए, 4000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, कि ये बिल्कुल बेकार अलाइनमेंट है। इसमें कम से कम अभी 28,000 करोड़ और रुपए लगेंगे, इसमें कम से कम अभी 15 साल और लगेंगे, और फिर भी 15 साल में शायद ये बन नहीं पाएगा, और बहुत ही अनसेफ अलाइनमेंट है। और जो ये ऑल्टरनेटिव सीधा अलाइनमेंट बताया है, बिल्कुल सही अलाइनमेंट है, यही होना चाहिए। उसके बाद भी रेलवे बोर्ड ने उनकी रिपोर्ट भी रिजेक्ट कर दी और कहते हैं नहीं, हम तो पुराने अलाइनमेंट से ही चलेंगे। तो अब हाई कोर्ट ने फिर से नोटिस दिया है। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण को 5 साल हो गए, 5 साल से ये मामला बार बार हाई कोर्ट में गया है, लंबित रहा है, और अभी तक फाइनल ये ऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस 5 साल के दौरान भी काफ़ी फायदे हुए कि भाई रेलवे बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अखबारों में कई बार ये बात निकल गई, अखबारों में, मीडिया में कई बार ये बात निकल गई, इसका काफ़ी प्रचार हो गया। रेलवे बोर्ड वाले डरे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली इनको वो अलाइनमेंट बदलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि केस आपका चाहे लंबित भी रहे, लेकिन उसका जो पब्लिसिटी, नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी अल्टीमेटली केस का फैसला एक तरह से खिलाफ हुआ, लेकिन इतने साल जो वो लंबित रहा, 6-7 साल, उसके वजह से बांधों के बारे में, बांधों के इम्पैक्ट्स के बारे में, उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट का इशू को लेकर, लैंड एक्विजिशन का इशू को लेकर खूब प्रचार हुआ। इस केस के माध्यम से भी प्रचार हुआ, जिसकी वजह से ये बड़े मुद्दे पूरे देश में बन गए। तो वो भी कई बार हम लोगों को देखना होता है। तो आखिर में मैं 2-3 चीज़ें कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जब आप PIL लेकर जाएं तो आपको पूरा उसकी समझ बनाने की ज़रूरत है। सबसे अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ढूंढने की ज़रूरत है, उनसे समझने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जो आप प्रॉब्लम लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, उसका सोल्यूशन आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप सोल्यूशन लेकर जाते हैं कोर्ट में कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है जिससे कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसको रोकने का सलूशन ये है, तब फिर कोर्ट कभी कभी उसमें कुछ करता है। दूसरी बात, आपको लंबी लड़ाई के लिए तैयारी रखकर जानी होती है। अगर आप ये सोचें कि भाई आप कोर्ट गए, कुछ तुरंत हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं होता। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत जल्दी कुछ हो पाता है, बहुत ही इक्के दुक्के केसेस होते हैं। अदरवाइज ये केस जो है लंबे चलते हैं, 8 साल 10 साल चलते हैं। आखिर में जैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स वाला जो अभी केस हुआ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जनता के पैसे से आप एडवर्टाइज करते हैं, सरकारें एडवर्टाइज करती हैं, उसमें नेताओं की फोटो लगा दी जाती हैं। इधर बंद कर दीजिएगा इसका है। तो ये लोग अपना प्रोजेक्शन करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, जनता का पैसा वेस्ट करते हैं। जनता का पैसा ही नहीं वेस्ट करते, बल्कि एक राजनीतिक फायदा जो कि रूलिंग पार्टी को मिल जाता है, वो फायदा उसको मिल जाता है दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों के बतौर। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये केस जो है 12 साल पहले फाइल हुआ था, कॉमन कॉज ने 12 साल पहले फाइल किया था, फिर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
12 साल के बाद जाकर ये फैसला हुआ है। इसी तरह से वो लिविंग विल वाला केस कॉमन कॉज की तरफ से, जिसमें कि ये है कि कम से कम जिसको कहते हैं एक तरह से इच्छा मृत्यु तो नहीं, वो तो हुआ दूसरी चीज़। लिविंग विल ये होता है कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि भाई आपको कोई आर्टिफिशियल तरीके से वेंटिलेटर पर डालकर जिंदा ना रखा जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर ये पता है कि भाई आपको ठीक नहीं किया जा सकता, आप फिर आर्टिफिशियल इंटरवेंशन से जिंदा नहीं रहना चाहते, तो आप लिखकर अपनी विल दे सकते हैं और उसको मानना पड़ेगा। ज़्यादातर देशों में, बहुत सारे देशों में इसको लागू कर दिया गया है। हिंदुस्तान में भी हम लोगों ने ये पिटीशन फाइल करी। अब ये भी करीब 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। तो आपको लंबी लड़ाई के लिए तैयारी रख कर जानी पड़ती है। और जैसे मैंने बोला कि PIL, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो संगठन आते हैं वो ज़्यादातर सारी रिसर्च करके लाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग खुद रिसर्च करते हैं, जैसे कोयले वाला एक केस था जिसमें कि हम ही लोगों ने, क्योंकि सेंटर फॉर और कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोगों को खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन तब भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा इसमें जानकार और एक्सपर्ट व्यक्ति हों, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेकर, उनकी पूरी समझ लेकर तब फिर आगे चलते हैं। फिर ये कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत इम्पैक्ट होता है कोर्ट के ऊपर। अगर कोई आंदोलन चल रहा हो, जैसे कि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था और उस समय ये सारे कोयले वाले केस या 2G वाले केस ये सब सुप्रीम कोर्ट में आए, इस आंदोलन से जो पब्लिक ओपिनियन बनी, जो जन उभार आया, उसका इफेक्ट कोर्ट के ऊपर बहुत होता है। तो अगर आप कोई मुद्दे पर पहले जितना उसका पब्लिक ओपिनियन बना सकें वो बनाकर और फिर ले जाएं कोर्ट में, तब फिर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ये देखा गया है। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले में या कोयले वाले मामले में जो कुछ किया, उसका इम्पैक्ट हमारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर भी पड़ा। उससे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बहुत बल मिला। तो दोनों तरह से इफेक्ट होता है। आखिरी बात, कई बार ये माना जाता है, कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि भाई तुम तो जजों के खिलाफ बहुत कुछ कह देते हो, तुम तो जजों को भ्रष्ट बता देते हो, तुम्हारे खिलाफ तो कंटेम्प्ट के मुकदमे चल जाते हैं, तो इसलिए तुम्हारे मुकदमे में ज़रूर नुकसान पहुंचाते होंगे ये लोग। लेकिन मैंने ये देखा है, बहुत सारे वकील जो हैं इस वजह से जजों को, एक बेईमान जज को बेईमान कहने से बहुत कतराते हैं, गलत जजमेंट को क्रिटिसाइज करने से कतराते हैं। जब गलत जजमेंट हो तो ये ज़रूरी है कि उसको गलत कहना चाहिए और बिल्कुल सीधे खड़े होकर अल्टीमेटली देखिए, गलत कहने से एक पब्लिक ओपिनियन बनती है और वो पब्लिक ओपिनियन आखिर में जजों का बिहेवियर भी बदलती है। थोड़ा बिहेवियर उनका बदलता है उस पब्लिक ओपिनियन के कारण। और अगर आप ईमानदारी से जज को भ्रष्ट कह दें, ईमानदारी से गलत जजमेंट को गलत जजमेंट कह दें, सिर्फ ईमानदारी से ही नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से, पूरे उसके तर्क देकर अगर आप तब बोलते हैं, तो जज लोग, कुछ जज तो जरूर आपसे खफा हो जाएंगे, खफा तो कई हो जाएंगे, लेकिन आपसे डरने भी लगेंगे। और उसका जो नेट इफेक्ट होता है, मैंने जो अपने पूरे एक्सपीरियंस से देखा है कि उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो खराब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर केस आपके खराब कर देंगे क्योंकि आप जजों को भ्रष्ट कह देते हैं, क्योंकि जजमेंट्स को गलत कह देते हैं। आखिर में उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। इसलिए
मेरा जो व्यक्तिगत अभी तक अनुभव रहा है वो ये रहा है कि मेरे इस तरह के एक्शन से कि मैं जजों को कई बार भ्रष्ट कह देता हूँ, जजमेंट्स को गलत कह देता हूँ, उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो करता हूँ, जो कॉजेज मैं उठाता हूँ, उस पर कोई खास आंच नहीं आती, बल्कि थोड़ा बहुत फायदा ही होता होगा उस पूरे का। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक यूजफुल औजार है जनहित को, जन सरोकार को आगे बढ़ाने का। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी मुद्दा हम कैसे भी ले जाएं। पहली बात तो पॉलिसी के मुद्दे आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि भाई ये हो या वो हो। ये फर्क समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो आप मुद्दा कोर्ट में ले जाते हैं उसमें किसी के लीगल राइट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये घर ऐसे क्यों बना है, ऐसे नहीं बनने चाहिए, या घर सारे पीले पेंट होने चाहिए या सफ़ेद पेंट होने चाहिए। ये सब किसी के लीगल राइट्स का मुद्दा नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या किसका कौन सा लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट है जो कि अफेक्ट हो रहा है या वायलेट हो रहा है, और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तभी आप कोर्ट में जा सकते हैं। हर प्रॉब्लम के देयरफॉर समाधान का जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के पूरे सॉल्यूशंस लेकर सारी रिसर्च करके तब जाना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। काफ़ी बार हारने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है, जहाँ जहाँ आपको अच्छे जज मिल गए, संवेदनशील जज मिल गए, ईमानदार जज मिल गए, वो सब जो इफेक्ट होता है वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है। और इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हमको यूज़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स की जमात इस देश में बढ़नी चाहिए। ऐसे वकील जो कि सिर्फ पैसे के लिए ना काम करें, कुछ जनहित के लिए काम करने के लिए तैयार हों। ये ठीक है कि हर वकील को अपनी जीविका भी चलानी होती है। मेरी सिचुएशन थोड़ी फ़र्क है। मैं सबकी सिचुएशन मैं ये नहीं मानता कि हर एक जना यही कर सकता है कि भाई ज़्यादातर या सारे पब्लिक इंटरेस्ट केसेस ही करता रहे। लेकिन हर लॉयर ये कर सकता है कि कुछ पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, कुछ ऐसे लोगों के केसेस जो रीढ़ी पटरी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लॉयर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, जो उनकी फीस नहीं दे सकते, उनके केसेस करना ज़रूरी है। अगर आप ये करते रहेंगे और कुछ केसेस आप अपने करिए जो नॉर्मल, जिसमें आप फीस भी ले सकें, तब फिर ये जो आप संतुलन, जो लॉयर, यहाँ पे कई सारे यंग लॉयर्स हैं, ये संतुलन अगर आप बना कर रखें तो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपको फीलिंग भी होती है कि भाई आप कुछ अच्छा जनहित का काम कर रहे हैं, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको ख्याति भी मिलेगी, और देश का भी कुछ हित होगा। यही सब मैं कहना चाहता था। स्पेशल कवरेज न्यूज, अब सिर्फ खबर।